अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आप देख रहे हैं खुल के बोल। मैं हूं नम्रा तारिक। आज एक नई बहस हमारे सामने आई है। वो बहस ये है कि एड हॉक जजेस की तैनाती। अब जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया गया 19 तारीख को, जिसमें 4 नामों पर गौर किया जाएगा। और जो 4 नाम पेश किए गए थे, फिर उसमें भी जो सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज हैं जस्टिस मुशीर आलम, उन्होंने एड हॉक जज बनने से मुआवजत कर ली है। जबकि जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल ने रजामंदी जाहिर कर दी। और जो चौथा नाम पेश किया गया था जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर, उनका अभी तक जवाब सामने नहीं आया है। इसके बाद ही जब ये बहस छिड़ी, तहरीक इंसाफ का रिएक्शन जो कि बहुत मैटर करता है, तहरीक इंसाफ का रिएक्शन भी सामने आया। तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा गया कि 2015 के बाद से एड हॉक जजेस की तैनाती नहीं की गई। और बैरिस्टर गोहर का जो स्टेटमेंट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने ये कहा कि हमें ये लगता है कि ये जो सब किया जा रहा है वो हमारी मखसूस नशिस्तों की वजह से किया जा रहा है। अब देखना यहाँ पे प्रोग्राम में आगे बढ़ के हम इस पर डिस्कशन भी करेंगे, बल्कि कि ये वाकई क्या तहरीक इंसाफ की जो रिजर्वेशंस हैं वो सही हैं, दुरुस्त हैं या नहीं हैं। उसके अलावा ख्वाजा आसिफ का बयान और इसहाक डार का भी एक बयान आज जो सामने आया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसहाक डार की जानिब से ये कहा गया कि पाबंदी जो तहरीक इंसाफ पर है उसका ये कोई हतमी फैसला हमने अभी नहीं किया। उस पर अभी जो हमारे इत्तेहादी हैं, दीगर सियासी जमातें, उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा। लेकिन ख्वाजा आसिफ का जो बयान जो अदलिया से मुतालिक है कि ये हमारी जो अपोजिशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये सिर्फ इंतजार कर रहे हैं जस्टिस काजी फायजी साहब के जाने का, अक्टूबर का इंतजार करें, उसके बाद ये 8 फरवरी पे हमला करेंगे। अभी हमले से क्या मुराद है ये भी हम प्रोग्राम में आगे जाके देखते हैं। जी इंट्रोडक्शन कराई देती हूँ अपने गेस्ट का। हमें ज्वाइन किया इन स्टूडियो बिशारत राजा साहब ने। उसके अलावा हमें ज्वाइन कर रहे हैं थ्रू स्काइप परवेज संधेला साहब, साथ ज्वाइन करेंगे रिजवान गिलजाई और उमर दराज गोंदल, ब्यूरो चीफ लाहौर ABN न्यूज। सब मेहमानान को खुश आमदीद कहती हूँ, वेलकम एवरीबडी। उमर, आपसे आगाज करती हूँ। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि एड हॉक जजेस की तैनाती ऑलरेडी एक सवाल है, और ये तैनाती जैसे कि तहरीक इंसाफ के लिए 2015 के बाद से नहीं हुई है। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में नंबर पूरा है जजेस का, तो क्या जरूरत पड़ गई है हमें जजेस को तैनात करने के लिए, एड हॉक जजेस को? अच्छा, 182 डील करता है सुप्रीम कोर्ट के इस मामले के साथ। एड हॉक जज हाई कोर्ट के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है, एक तो मसला ये है कि ये काजी साहब ने जो माजी में खुद उसूल तय किए, जो उन्होंने खतूत लिखे, अब तमाम ही चीजों के ऊपर कमो बेश वो खुद लगता ही है कि शायद वो उनको भूल गए हैं। माजी में वो उसकी बाकायदा मुखालफत कर चुके हैं कि एड हॉक जजेस नहीं होने चाहिए। ज़ाहिर है ये अदलिया की आज़ादी के हवाले से भी इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप 182 को पढ़ें तो उसमें लफ्ज कोरम इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब ये है कि मिसाल के तौर के ऊपर कोई ऐसी वजूहात हो जिसकी बिना के ऊपर जजेस आपके पास पूरे ना हो या कोई गैर मामूली सूरत हाल पैदा हो जाए तो फिर समझ आती है। ये बात दुरुस्त है कि ये इख्तियार जरूर दिया गया है, लेकिन ये गैर मामूली हालात के अंदर है। अगर सुप्रीम कोर्ट में गैर मामूली हालात होते तो हालिया जो 3 अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, जो 2 लाहौर हाई कोर्ट से और 1 सिंध हाई कोर्ट से आई है, इन 3 अपॉइंटमेंट्स को फौरी तौर पे किया जाता। लेकिन हमने देखा कि इवन काजी साहब के ऊपर सवालात उठाए गए और उनको तनकीद का निशाना बनाया गया कि आप माजी में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिख के बताया करते थे कि इतनी कैपेसिटी पे सुप्रीम कोर्ट काम कर रही है और इतनी असामियां खाली हैं, इतने दिन हो गए हैं कि ये असामी खाली है। अब क्या ऐसी जरूरत पेश आई है कि आपने किया है? और फिर ये जो जजेस जो उन्होंने नॉमिनेट किए हैं, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है, हम उस चीज के ऊपर नहीं जा रहे। अब प्रॉब्लम ये है कि एड हॉक जज जब सुप्रीम कोर्ट में बैठेंगे तो उनको तमाम तर इख्तियारात वही हासिल होंगे जो सिटिंग जज को होते हैं। वो ऐसा मुमकिन है कि कोई जज सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हो, उसको 3 साल का टेन्योर ना मिले, ये मुमकिन है। लेकिन यहाँ पे जो जजेस आ रहे हैं उनको 3 साल के टेन्योर के लिए आप लेके आ रहे हैं। देखिए, आप तारिक मसूद साहब अभी हाल ही में तो गए हैं हुजूर, और तारिक मसूद साहब ने फौजी अदालतों के मामले के ऊपर जो उनका फैसला है जो आपके सामने है, फिर अगर आप लेके आना चाहते हैं जो मुशीर आलम साहब आ गए हैं, मजहर आलम खेल जो हैं उनको लेके आना चाहते हैं, तो अब उसके अंदर आप जानते हैं कि आर्टिकल 6 लगाने की बात की थी उन्होंने अकलियती फैसले के ऊपर, और वो जो आर्टिकल 6 है वो हुकूमत अब वही बात कर रही है। तो लगता ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का फैसला दिया है, जाहिर है वो काजी फायज ईसा साहब के लिए एक सेटबैक इस नजर से था कि सुप्रीम कोर्ट की मेजॉरिटी उनके साथ नहीं है। आप माने या ना माने, पाकिस्तान के अंदर ऑन ग्राउंड हम देखते हैं कि जजेस की तकसीम होती है और इसमें कोई कबात नहीं है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी आप देखते हैं कि वहां तो इवन पता होता है कि रिपब्लिकन्स के जज हैं, ये डेमोक्रेट्स के जज हैं। यहाँ जाहिर है वो सूरत हाल नहीं है। इन एड हॉक जजेस का लाया जाना या ये कोशिश इस बात का सबूत है कि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह
इलेक्शन कमीशन चाहता है कि हमें रिटायर्ड ट्राइब्यूनल चाहिए, रिटायर्ड जजेस पर मुश्तमिल चाहिए। अब एडहॉक जजेस लाने का मतलब, रिटायर्ड जजेस को लाने का मतलब ये है कि शायद अब हाजिर जो जजेस हैं वो मामला नहीं है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। कैसे आसान? इसलिए नहीं होगा कि अब जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अंदर मौजूद है। अगर ऐसी सूरत हाल हुई तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है, क्योंकि अगले चीफ जस्टिस, अगर अक्टूबर 25 को चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा वाकदन जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि 3 उन्होंने हालिया अपॉइंटमेंट्स की हैं, 4 वो रिटायर्ड जजेस लेके आ रहे हैं। तो इसका मतलब होगा कि मंसूर अली शाह साहब 7 उन जजेस के साथ चलेंगे जो उनकी मर्जी है। हम देखते आए हैं, एक रिवायत होती है, मिसाल के तौर के ऊपर अगर उमर अता बंदियाल साहब हो या काजी फायज ईसा कोई जज हो, उनका आखिरी महीना हो, तो वो अपॉइंटमेंट्स नहीं करते। वो चाहते हैं कि अगला चीफ जस्टिस आए, उसका जितना टेन्योर है, बिल्कुल, और ये 3 साल ये एक इम्पैक्ट इसका ये भी होगा। और साथ ही जो आर्गुमेंट पेश किया गया, फिर बिशारत राजा साहब बेहतर रहनुमाई कर सकते हैं कि 3 साल तकरीबन टेन्योर मंसूर अली शाह साहब का होगा। 3 साल के लिए 4 जज अब उनको दे रहे हैं, और 4 जज में से चले एक तो हमने सुना है कि उन्होंने अपने आप को रेस्क्यू कर लिया है। तो मेरा ख्याल है ये कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। ये ऐसे ही है, आइंदा सुप्रीम कोर्ट कैसे एडहॉक के ऊपर होने वाली तैनातियों को कलअदम करार दिया करेगी कि आपने फलां यूनिवर्सिटी के अंदर वाइस चांसलर क्यों नहीं लगाया, आपने फलां इदारे का सरबराह क्यों नहीं लगाया। तो सुप्रीम कोर्ट कैसे एडहॉक के खिलाफ उसको तनकीद का निशाना बनाएगी या उसको उड़ाया करेगी। यस उमर, आई गॉट योर पॉइंट। अभी परवेज संदेला साहब की जाने बढ़ती हूँ। परवेज साहब, देखिए जो आर्ग्यूमेंट पेश किया गया वो ये पेश किया गया कि ज़ेरे इल्तिवा केसेस की क्योंकि तादाद ज्यादा हो चुकी है, इसलिए हमें जजेस की तैनाती करने की जरूरत पड़ गई है। जस्टिस काजी फायज ईसा की अगर बात की जाए, उनके टेन्योर में बहुत ही कम ये टाइम ड्यूरेशन रह चुका है, 2-3 महीने हमारे पास रहते हैं। सो इतना आखिर में जाके याद है कि आपके ज़ेरे इल्तिवा केसेस ज्यादा है और उसके लिए आपको एडहॉक जजेस की ही जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है। पहले तो मैं जरा मतलब कि अपने जो मेरे भाई गोंदल साहब हैं इनसे इतनी रिक्वेस्ट कर दूं कि अगर आपका ये वाले इस प्रोग्राम का क्लिप किसी अमेरिका के पंजाबी जज या किसी उर्दू स्पीक जज ने सुन लिया तो वो कहीं आप पर केस ना कर दे, क्योंकि आपने वहां पे भी सुप्रीम कोर्ट के जजों में पार्टियों के जज लगा दिए हैं। मेरे ख्याल में हम जिन मुल्कों की मिसालें देते हैं अदलिया की, वहां पर ऐसा कम होता है, बल्कि नहीं होता अगर कहा जाए तो। इसलिए ये वाले जो अपनी वाली जो ऐसे जदीद तरीन अदलिया है ना, ये अमेरिका, कनाडा में, हॉलैंड में नहीं होती है, यहीं पे होती है। यहीं पर पार्टियों के जज होते हैं ना, जो आपने भी बताया। एक तो मेरा ख्याल है कोई ऐसा कोई किसी किस्म की मिसाल मौजूद नहीं है। मैं पिछले 26-30 साल से बाहर रह रहा हूँ, पूरे यूरोपियन यूनियन में ऐसे कभी मिसाल नहीं मिली कि ये जज इस पार्टी के हैं और चले उसको छोड़ते हैं, पाकिस्तान में आ जाते हैं। पाकिस्तान में ऐसे है जी कि काजी साहब जो है वो अपनी आखिरी दिनों में अपने घर के लिए कोई मुलाजम रखने नहीं जा रहे, वो सुप्रीम कोर्ट के लिए एडहॉक पर जज लेके आ रहे हैं। और ये आइन में मौजूद है, आइन में कोई आइन से हटकर नहीं की जा रही, आइन से हटकर ये था। वो गैर मामूली हालात, कंडीशंस भी तो देखे ना सर, क्वारम की बात हो रही है। कितने हजार केसेस हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में, और जो इस वक्त पूरी के पूरे 18, 17, 16 जज हैं, वो सियासी जज केसेस होने जा रहे हैं। तो अगर 4 जज और आ जाते हैं या 5 जज, बल्कि 10 जज और ले आने चाहिए। और अगर जो वो इतने ज्यादा केस ड्यू हैं, पड़े हुए हैं, जो माजी में ये गुस्ताखी हो गई कि नहीं लेके आए और वो इकट्ठे होते रहे, काजी साहब जाने से पहले कोई ऐसा काम कर जाना चाहते हैं। और बहुत सारे लोगों को अगर इन जजों की वजह से इंसाफ मिल जाए, जो जाहिर है गोंदल साहब को या परवेज संदेला को तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन परवेज साहब, मैं थोड़ा सा आपसे यहाँ पे डिसएग्री भी करूंगी, क्योंकि जो एडहॉक जजेस है ना, उनकी तैनाती ऑलरेडी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। फिर उसके ऑन टॉप ऑफ दैट जो उनकी एज है, एज लिमिट वो पहले क्रॉस करके ही, मतलब उनके जो सर्विस है वो पूरी होने के बाद ही तो उन्होंने रिटायरमेंट ली थी ना। तो जो 65 साल से ऊपर की उम्र का एडहॉक जज आप लगा रहे हैं, वो उसका क्या ही टेम्परामेंट होना है, ये भी एक सवाल है। फिर उसके बाद दूसरा सवाल यहाँ पे ये कि अगर आपको केसेस की वजह से जजेस चाहिए तो आपके पास चीफ जस्टिस मौजूद है सूबाई, या फिर आपके लॉयर जो बाकी तैनाती के क्राइटेरिया वो आप पूरा करें। 15 साल से ज्यादा का अगर कोई लॉयर आपका है जो कि एलिजिबल है तो आप उसको अपॉइंट करें ना, जो फ्रेश हो। ये सारे सवाल जो आपके जहन में है, जो मेरे जहन में है, जो गोंदल साहब के जहन में है, और जो दूसरे पैनलिस्ट इस पे इसकी मुखालफत अभी मेरे बात करेंगे, ये सबके जहन में सवाल हैं। और जब ये जज लगेंगे तो ये तमाम सवाल उस टेबल पर होंगे। जो 8-10 मेंबर हैं जो वहां पर बैठेंगे और बैठकर डिसाइड करेंगे ये जज लगने चाहिए, ये सारे सवाल वहां पर होंगे और उसका जवाब मेरे ख्याल में वो वहां पर मिल जाएगा तो ज्यादा बेहतर है, और उसी का हमें इंतजार करना चाहिए। लेकिन ये देखिए, ये जो होने जा रहा है ना, ये होना इस लिहाज से भी बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान में इस वक्त अगर देखा जाए तो हम लोग हमेशा एक मार्शला सुना करते थे कि मुल्क में मार्शला लगा है, कभी जिया का और कभी परवेज मुशर्रफ का, कभी अयूब का। इस वक्त भी अगर आप मीडिया पर या सोशल मीडिया पर लाइमलाइट में देखें, खासतौर पर डिजिटल मीडिया में,
तो आपको यही आवाजें आ रही, यही सुनाई दे रहे हैं कि इस वक्त जो अदलिया है इसमें भी किसी एक किस्म का कोई मार्शल ही लगा हुआ है कि रियासत के खिलाफ या रियासत की आपने अपोजिट जाना है। जहां पर रियासत थोड़ी सी आगे जाना चाहती है, रियासत थोड़ा सा बेहतर होना चाहता है, तो हमने उसको धकेल कर वापस लाना है। तो अगर किसी जगह पे ये कहा जा रहा है कि ये रास्ता रोकने के लिए भी किया जा रहा है, तो कोई ऐसा इतनी गलत चीज भी नहीं है अगर रास्ता रोका जा रहा है। देखें, जो अभी फैसला हुआ है, जिस फैसले के बाद अगर ये तासर दिया जा रहा है कि ये जो सीटों वाला फैसला है और उसके बाद ये फैसला किया गया है, तो मेरी हो सकता है ये उस वक्त, लेकिन मैं सोचता हूं कि इससे भी बड़े स्टेप लेने चाहिए। इन लोगों के रास्ते रोकने चाहिए कि ऐसे फैसले, फैसला कोई मिलता जुलता तो हो ना, कोई थोड़ी बहुत तो हमें समझ आए ना। जो सीटें लेने वाले नहीं थे, जो उसके अप्लाई करने वाले नहीं थे, जो वकील बहस कर रहे थे वो सुन्नी इत्तेहाद के लिए मांग रहे थे, लेकिन जिन लोगों का रास्ता रोकने के लिए अगर एक लम्हे के लिए सोच भी लिया जाए, इन जजों को ढाक पे लिया जा रहा है, तो मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक लेके आ जा रहा है। लाना चाहिए और रास्ता रोकना चाहिए, वरना आने वाले दिनों में जो IMF से आपका मायदा हो गया वो भी जाएगा और उसके बाद और क्या क्या मसले मसाइल आएंगे वो ख्वाजा आसिफ साहब आपको बता चुके हैं। तो उनका रास्ता रोकने के लिए अगर किया जा रहा है तो मेरे ख्याल में ठीक किया जा रहा है, होना चाहिए। कुछ डीपर इंसाइट्स लेने के लिए बिशारत राजा के पास जाते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं, सो ही बेटर नोज। बिशारत, ये बताएं अभी ये जो ये सारा होने जा रहा है, इसीलिए हो रहा है कि ज़ेर अल्तवा केसेस की तादाद बहुत ज्यादा है। आप एग्जैक्टली कोई फिगर कोट कर सकते हैं हमारे पास के कितने केसेस हैं? इस 17 सितंबर 2023 को चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने हल्फ उठाया था ना, तो जब उन्होंने हल्फ उठाया था तो जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल तकरीबन 54,000 ज़ेर अल्तवा केसेस छोड़कर गए थे और बड़े बुलंद और बांग दावे वो फिर हमें रोज़ाना एक मिलती थी उनकी तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिनट्स मिलते थे जी, हमने इतने हर हफ्तावार मिनट्स मिलते थे, हमने इतने केसेस निपटा दिए, हमने इतने नए आए, इतने निपटा दिए। अब केसेस ज़ेर अल्तवा केसेस की जो इस वक्त तादाद है ना वो तकरीबन 58,000 है। परवेज सिंधेला साहब ने एक बात की, मैं इसका जवाब दूंगा, और उससे पहले उमर दराज गोंदल साहब ने एक बात की। ये जो एडाक जजेस लग रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, इनके एडाक जजेस, ये मौजूदा जो 17 जजेस हैं ना सुप्रीम कोर्ट का, जिस वक्त कोरम पूरा है, इनका इख्तियार उनके बराबर है, लेकिन ये उनसे जूनियर तस्वर होंगे, ये किसी बेंच की सरबराही नहीं करेंगे। और नंबर 2, परवेज सिंधेला साहब ने बात की कि हाँ जी बिल्कुल, ये जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से मैं आपको बता दूं कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो प्रैक्टिस रही है, सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स नहीं है लेकिन प्रैक्टिस रही है, रवायत रही है कि सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी केस वही बेंच सुनता है, उसी वही बेंच बैठता है जिस बेंच ने ये अपील सुनी होती है। तो उसमें आथर जज का होना ज़रूरी है। आथर जज कौन है? मंसूर शाह, जस्टिस मंसूर शाह इसके आथर जज है। और नंबर उससे आगे ये बात है कि इन्होंने कहा, प्रोफेसर सिंधेला साहब ने, कि बिल्कुल होने चाहिए। आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब सरदार तारक मसूद बड़े ही ऑनरेबल जजेस हैं, वो जस्टिस सरदार तारक मसूद रहे और उन्होंने फौजी मुकदमात सिविलियन ट्रायल का भी केस सुना था, जिसमें उन्होंने जो 5 लोगों ने लार्जेस्ट बेंच ने जिसे ख़त्म किया था उन्होंने उसको स्टे दे दी थी। उसके बाद इनका मौक़िफ़, ये हर जगह जस्टिस सरदार तारक मसूद का मौक़िफ़, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का मौक़िफ़ एक जैसा रहा, यकसा रहा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जब चीफ जस्टिस थे तो उस वक्त ये खत लिखा करते थे, दोनों खत लिखा करते थे। मतलब पहले जुडिशल कमीशन का इजलास हो गया जी, किसी जज को हाई कोर्ट से ऊपर लाना है, खत हमारे पास आ गया जी, पहले चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब उस वक्त ये जस्टिस होते थे, इनका खत आ गया जी, 7 जस्टिस सरदार तारक मसूद का आ गया। ये बिल्कुल ठीक है, ये यकसा इनका मौक़िफ़ होता था और एक ही पेज के ये लोग हैं जिसकी वजह से ये उनको ऊपर लेकर आ रहे हैं। और फिर अगली बात, जस्टिस सरदार तारक मसूद साहब, उनकी जो एक्सपर्टीज़ है वो ये है कि वो फौजदारी मुकदमात के बड़े एक्सपर्ट माने जाते हैं, कि वो क्रिमिनल जो केसेस हैं उनके बड़े एक्सपर्ट माने जाते हैं। फिर अब सुप्रीम कोर्ट में ज़ाहिर साइफर केस की अपील भी लगी हुई है, तो वो फिर उनके सामने जा सकता है, उसको सुनने के लिए वो भी जा सकते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब मखसूस नशिस्तों का फैसला आने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी जो मेजॉरिटी है वो खो चुके हैं। वो इस वक्त जो है वो अक़लियत में है, एक तरफ 8-9 जजेस एक तरफ है, बल्कि जो मखसूस नशिस्तों का फैसला है इसमें तो चीफ जस्टिस बिशारत ये कह सकते हैं कि हमारे सामने क्लियरली कोई डिवाइड है जुडिशरी में, जो कि तारीख में भी हमारे सामने आती रही है। ये तो चली आ रही है ना, ये तो चली आ रही है ना, ये कहा जा रहा था। माजरत के साथ आपको इंटरप्ट किया, परवेज साहब ने ये भी तो कहा है कि मार्शल लॉ जैसी सूरत हाल है सुप्रीम कोर्ट में, क्या वाकई मार्शल लॉ लगा है, और अगर लगे तो किसने लगाया हुआ है? कौन? क्या परवेज सिंधेला साहब कह रहे हैं मार्शल लॉ जैसी सूरत हाल है? तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ये तो जो कह रहे थे ना वो
प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत वो 3 दिन उन्होंने फुल कोर्ट, 4 दिन फुल कोर्ट बैठाया वहां पर। फिर कहा गया जी, जस्टिस शाहिद वहीद ने एक नोट लिखा था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में, उन्होंने लिखा था जी कि अगर हम हर रोज लार्जेस्ट बेंच बनाएंगे, हम हर रोज फुल कोर्ट बनाएंगे तो फिर जेर अल्तवा मुकदमात का अंबार लग जाएगा। वही बात हुई। ये नून लीग वाले हमारे दोस्त जो है ना, ये असल मामला ये है कि ये मानते ही नहीं है ना। जिस वक्त आपको याद होगा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा वाला जब इंतखाबात का मामला सुप्रीम कोर्ट गया था, परवेज साहब आप कुछ ऐड करना चाहते हैं इस पे? मुझे कंप्लीट कर रहे थे ना। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा वाला मामला जब सुप्रीम कोर्ट गया था इंतखाबात वाला, तो हमारे नून लीग की दोस्त जो तारड़ बरदरान है, आजम नज़ीर तारड़ साहब से मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक है, वो वज़ीर कानून है, वो रोजाना सुप्रीम कोर्ट में मुझे मिलते रहते हैं। और फिर साथ जो इनके इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर है इस वक्त अता तारड़ साहब, उनके साथ मेरा ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन ये कहते थे जी कि ये 3 रुकनी बेंच, 5 रुकनी बेंच, लार्जेस्ट बेंच फुल कोर्ट बैठे फैसला दे तो हम उसको मानेंगे। और अभी मखसूस शिस्तों वाला फैसला फुल कोर्ट ने दिया, तो आप उसे क्यों नहीं मान रहे? क्यों उसे आप जो है वो बना रहे हैं? अच्छा, ठीक हो गया बशारत साहब, आपका पॉइंट आ गया। रिजवान की तरफ आते हैं। रिजवान, ये जो एडहॉक जजेस की जो तैनाती का ये सारा मामला है, इसमें एक क्वेश्चन ये भी है कि जो जजेस वापस अगर फॉर एग्जांपल एडहॉक जजेस की तैनाती हो जाती है तो वो सर्विंग जजेस के जो है वो उसके नीचे आते हैं, तो ये मॉरली भी हमें कोई इतना स्ट्रॉन्ग एक तो आर्ग्यूमेंट नहीं लगता इसमें। अच्छा, फिर हमारे जो सर्विंग जजेस हैं, क्या वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए इंसाफ फराहम करने में, वो कोई जस्टिस दे नहीं पाए कि ये नाकाफी हो रहे हैं और उसके बाद हमें एडहॉक जजेस की जरूरत पड़ी है? बहुत शुक्रिया। देखें, सबको पता है कि हो क्या रहा है। अभी तक हर चीज कंट्रोल में थी, सुप्रीम कोर्ट तक भी मामलात कंट्रोल में थे, लेकिन अचानक ये जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला आया है, इसके बाद ये सारी बेचैनी शुरू हुई है। और जो मखसूस नशिस्तों में जो 2 बड़ी चीजें थी कि नशिस्तों वाला मामला इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, पीटीआई को नशिस्तें मिली है नहीं मिली है, उससे जो ग्रेटर गेम है उसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फर्क ये पड़ा, जैसे बिशारत राजा साहब ने कहा कि एक तो सुप्रीम कोर्ट में काजी साहब ने वो वहां पे मेजॉरिटी लूज कर गए, उनको एक तरह से शिकस्त हुई वहां पे। दूसरा जो है वो ये हुआ कि जो एक ग्रेटर प्लान के मुताबिक ये हुकूमत सोच के बैठी हुई थी कि हम यहाँ पे मखसूस नशिस्तें भी ले लेंगे और यहाँ से फिर जाहिर है 2/3 अक्सरियत भी होगी, अपनी मर्जी से आइन के साथ जो खिलवाड़ करना है वो किया जाएगा। लेकिन ये 2 उनको सेटबैक हुए और उसके बाद अचानक फिर हमने ये देखा कि ये फैसला सामने आया। अब इस फैसले का एक तो मखसूस नशिस्तों वाली कोई गेम नहीं है। पॉइंट ये है कि जो काजी साहब वहां पे जो मेजॉरिटी लेके बैठे हुए थे किसी ना किसी बाय हुक एंड बाय क्रोक, वो उनके हाथ से छीन ली गई। जो मेजॉरिटी जजेस हैं वो ये फैसला कर चुके थे कि हमने आइन के साथ खड़ा होना है और जो बुनियादी हुकूक है उनका तहफ़्फ़ुज़ करना है। अब काजी साहब जब अकेले रह गए, कमजोर हो गए, तो उनको जो बचाने वाले उन्होंने फिर यही सोचा कि अब बेहतर यही है कि जो रिजवान गलज़ई में एक चीज क्या ऐड कर दो अगर आप इजाजत दें मुझे तो। ना दे आज इजाजत राजा साहब, ना दे आज। नहीं रिजवान गलज़ई साहब, अगर आप इजाजत दें मैं एक चीज ऐड कर दूं। जी बशारत कर ले आपने जितनी देर में इजाजत में वक्त ले लिया। काजी साहब का एक बहुत बड़ा मसला है। वो मसला क्या है? वो मसला ये, वो इख्तलाफात किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते। जस्टिस अरफान सादत उनके साथ बेंच में बैठे, उन्होंने इख्तलाफ किया, उन्हें बेंच से उठा दिया। जस्टिस सत्तरमुल्लाह उनके साथ बेंच में बैठे, उन्होंने इख्तलाफ किया, उन्हें बेंच से उठा दिया। अभी जस्टिस अकील अब्बासी साहब उनके साथ बैठे हुए, इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाले मामले में उन्होंने इख्तलाफ किया। अब जो बेंच बनेगा मेरे ख्याल में वो उनके साथ नहीं होंगे। ये बहुत बड़ा मसला है काजी साहब का। ये देखिए, बशारत सिर्फ कोर्ट को रिपोर्ट नहीं करते रिजवान, वो बल्कि जजेस की साइकी को भी बड़े बेहतर अंदाज में बयान कर रहे हैं। चलें, आप कंटिन्यू कीजिएगा। जाहिर है, बिल्कुल उनकी बात दुरुस्त है, नजर भी आता है उनके सारे जिस तरह से वो बिहेव कर रहे हैं, बिल्कुल आसानी से अंदाजा भी लगाया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि ये जो जजेस हैं इस वक्त जो लाया जा रहा है जिनको, उनका एक मौकफ एक पार्टी के हवाले से वो बड़ा वाज़ेह है। यानी जो जस्टिस सरदार तारिक मसूद हैं, उन जो रिसेंटली अभी रिटायर हुए हैं, इससे पहले उनका कंडक्ट, जैसे बिशारत राजा साहब ने कहा कि वो जस्टिस काजी फायजी साहब पार्ट 2 हैं, उनका बिल्कुल मौकफ वही होता है जो चीफ साहब का होता है। इसी तरह जो जस्टिस मकबूल बाकिर हैं, वो सिंध में निगरान वज़ीर आला रह चुके हैं। अब उनकी शख्सियात को आप छोड़े, ये इस वक्त आप ये समझ लें, मैंने लिखा भी था कि ये एडहॉक जजेस नहीं है, ये आप एडहॉक का एक जो पीसीओ जजेस का एक नया वर्जन आप समझ लें कि आप को जज मर्जी के मिल नहीं रहे, हाई कोर्ट से आपको मर्जी के जजेस मिल नहीं रहे, तो बेहतर यही है कि आपने वहां पे कोरम में अपनी बर्तरी साबित करनी है किसी भी हाल में। तो बेहतर है कि उन सारे जजेस को जिनका एक बायस है जो वाजे हुआ है एक पार्टी के हवाले से,
उसको रोकना है, क्योंकि मामला सिर्फ मखसूस नशिस्तों तक नहीं है, मामला तहरीक इंसाफ को बैन करने का है। मामला अभी इमरान खान के खिलाफ जितने केसेस उनके खिलाफ बने हुए हैं सारे अब सुप्रीम कोर्ट में आने हैं, हाई कोर्ट से होकर सुप्रीम कोर्ट में आने हैं, वहां पे चीजों को मैनेज करना है। तो ये ग्रेटर, अगर आप इसको कैनवस के अंदर देखें तो ये वो जो एक जो शिकस्त हुई थी उसको अब बाय हुक एंड बाय क्रुक जो है वो वापस वो जो फतह है या वो जो मेजॉरिटी है उसको वापस लेने की कोशिश की जा रही है। बदकिस्मती इसमें ये है कि जिन लोगों को सिलेक्ट किया गया उनको ये सोचना चाहिए कि यार जरूरी है कि यहाँ पे, अब ये संडेला साहब जो है वो मोहतरम है हमारे लिए, वो मिसाल दे रहे थे कि जी किसी दूसरी दुनिया में ये नहीं होता, किसी दूसरी दुनिया में कहाँ होता है जब कोई अफसर हो, कोई जज so Rizwan, we can put it like this, कि in the longer run हमारी जुडिशरी पे जो सवालात हमेशा से उठते आए, ये सिर्फ आज की बात नहीं है कि ख्वाजा आसिफ ने कोई बात कर दी, ऐसे ही होते हैं, अगर आपके हक में फैसले आते हैं तो जुडिशरी बड़ी अच्छी है और अगर नहीं आते तो आपके एतराजात आ जाते हैं। लेकिन जो अभी इस एट द मोमेंट करंट सिचुएशन के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रिजर्वेशन है वो दुरुस्त हैं, दुरुस्त इसलिए हैं कि ये जो प्रोसेस है ये मशकूक है और इसमें ये नहीं है कि केसेस जो ज़ेर इल्तवा मुकदमात हैं उनकी तादाद कोई आज कम हुई है, वो तो हजारों मुकदमात इतने अरसे से वो पेंडिंग है, उसमें कोई संजीदा उस हवाले से नहीं है। अगर आप होते तो आप पहले से ही ये जो 17 रुकनी फोरम है उसके हवाले से अपना, जैसे काजी साहब का मौकफ रहा है हमेशा कि जी वो लोगों को एलिवेट नहीं किया जाता, मनपसंद लोगों को लाया जाता है, वो देखें जिस तरह के लोगों को लाया गया, वो सुप्रीम कोर्ट के अपने मसाइल है, अपनी चीजें। हमने उसको अगर अवामी पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो आप इन लोगों की आप लालच देखें कि यार ये जितने भी जज हों या अफसरान हों, आप रिटायर होके घर जाएं, आराम करें, को अपनी इबादत करें, को फ्लाई काम करें, लेकिन हर अफसर को, हर जज को रिटायरमेंट के बाद नौकरी चाहिए होती है, उनकी वो लालच खत्म ही नहीं होती। ये लालच जजेस को भी ग्रेस दिखानी चाहिए। आपका बहुत खूबसूरत पॉइंट है, आपका पॉइंट आ भी चुका है रिजवान, यहाँ पे वक्त एक ब्रेक, और आपका पॉइंट जिसको मैं इन पे बल्कि कंक्लूड भी करूंगी कि जो जजेस इस वक्त एडहॉक जजेस की तैनाती के जिनको कहा जा रहा है उनको भी ग्रेस शो करनी चाहिए कि उनका टाइम ओवर हो चुका है, वो अपनी सर्विसेज हमें दे चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में वो परफॉर्म कर चुके हैं, अभी ग्रेसफुली आगे बढ़ने की जरूरत है हमें, हम पर्सनली भी, हमारी हुकूमतों को भी और जुडिशरी को भी। यहाँ पे एक शामिल करते हैं ब्रेक जल्दी से और गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा।